24 साल के आप एक युवा हैं अरुण साहब, और मैं आपकी सिंप्लिसिटी की दाद देती हूं, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। लेकिन चूंकि आप एक 24 साल के युवा हैं तो आप 24 साल के कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, आप एक पॉलिटिशियन भी हैं साथ में। अब चूंकि आप युवा हैं, मुझे इतना बता दीजिए कि कितना प्रतिशत आयात मिडिल ईस्ट पर भारत की निर्भरता है? मैम, जो तेल की निर्भरता है वो भारत की मिडिल ईस्ट पे बहुत है। कितनी लेकिन मैम एक बहुत जरूरी बात ये भी समझनी नहीं, जरूरी बात ये है कि भारत के युवा को ये पता होना चाहिए कि हमारी निर्भरता कितनी है। भारत के उस अवेयर युवक को ये पता होना चाहिए कि कहां पर हम कितने डिपेंडेंट हैं, हमारे विकल्प क्या क्या हैं। जब ये पूरी स्थिति पैदा हुई तो हमने कहां से रूट्स को डाइवर्ट किया, हमने कहां से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्थिति को पैदा किया या उसे बरकरार रखा, ये 24 साल के युवक को पता होना चाहिए। यस मैम, जो भारत की निर्भरता यूएई के जो तेल आयात है 55% से ज्यादा है। और एक और बात ये करने की दूसरी बात ये है मैम, हमें बुरा तब लगता है जब माय फ्रेंड डोनाल्ड कहते हैं कि आप 30 दिन तक रशिया से ट्रेड कर सकते हैं, तो हमें किसी और तब कैसा लगता है जब सरकार ये कहती है कि हमने अपनी मर्जी से ऐसा किया है, किसी के कहने पर नहीं? मैम सरकार तो आजकल बहुत कुछ कह रही है। हाँ, तो सरकार पर आपको भरोसा नहीं, ट्रम्प पर आपको भरोसा है। और आप ही के प्रवक्ता अभी 4 दिन पहले बैठकर ट्रम्प को इसी टीवी डिबेट में गुंडा बता रहे थे साहब। तो आप तय कर लीजिए कि आपको आपकी लैंग्वेज में गुंडे की बात पर यकीन करना है या आपको आज की सरकार पर भरोसा करना है, और या एट कन्वीनियंस चूज करना है। 15 लाख का भी वादा हुआ था, मेरे पास नहीं है। सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, 15 लाख भी दे रही थी, 15 लाख अभी तक आए नहीं। अब आप डिमोनेटाइजेशन पर चले जाइए, फिर आप कोविड काल में आप लॉकडाउन पर चले जाइए, अब उस पर चर्चा कर पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब इतना पीछे जाएंगे तो फिर मैं इमरजेंसी पे चर्चा करूंगी, बताइए, फिर मैं इमरजेंसी पे चर्चा करूंगी मैम। लेकिन एक बात तो है ना, आप सरकार की बात का आपको ठीक है सर, 30 सेकंड्स बटन इन करेगा, 30 सेकंड्स बटन इन करेगा, फिर सिद्धार्थ जी। आप अच्छे प्रवक्ता हैं फजल जी, मैं 3 सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, और ये एक आम दर्शक भी जानना चाहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है उनमें से ऐसे कितने मुल्क हैं जो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं? कि यहाँ पर तो ठीक है, समझ आ रहा है कि पूछा जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान का क्या रुख है, ईरान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, जबकि सफाई देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है। 1 मिनट, मैंने पूरा सवाल समझ लीजिए, मेरे आग्रह आपसे। दूसरी बात है कि आप लोग बात करते हैं कि संविधान से देश चलेगा, निश्चित बात है, कोई दो मत नहीं है, ठीक है। तो संविधान तो यह भी सीख देता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकारें चुनी गई हैं, उनका सम्मान भी करना है। अगर 5 वर्ष उनको मिले तो यहां पर अगर कोई ये बोलता है हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वाले हालात बन जाएंगे, तो वो कहां तक बात जायज है? ठीक है सर, मैं बहुत लास्ट मोमेंट पे हूं, और क्योंकि आपने ओआईसी का जिक्र कर दिया, तो ओआईसी में कितने देश हैं मुझे नहीं लगता मुझे उसका भी जवाब मिल पाएगा। सिद्धार्थ जी आइएगा काउंटर के साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो युवा साथी कांग्रेस पार्टी से हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। बहुत कम टीवी डिबेट्स पे मुझे अपने से भी युवा साथी डिबेट के लिए मिलते हैं, तो मैं उनको साधुवाद करता हूं, और ज़्यादा मैं उन पर कठिन नहीं होना चाहूँगा। पर मैं एक बहुत छोटी सी बात पूर्णिमा जी आपके शो पे कहता हूं, क्योंकि आज हम बात प्रोसीजर की कर रहे हैं। आपने टीवी डिबेट का आज एक टॉपिक चुना, वो टीवी डिबेट का टॉपिक हारून साहब ने भी, सब लोगों ने उस पर एग्री किया, उसका एक समय तय हुआ और हम यहाँ आए। अब हारून साहब यहाँ पर आए और आकर के कहें कि नहीं, अब मैं कहता हूँ सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, और इस टॉपिक पे चर्चा नहीं होगी और टॉपिक किसी और को चुना जाएगा, और आप लोगों में से किसी को मैं चर्चा नहीं करने दूंगा, जो चर्चा करेगा मैं हल्ला करूंगा। अल्टीमेटली पूर्णिमा जी आपको डिबेट बंद करनी पड़ेगी और घर जाना पड़ेगा। ऐसे देश आपका डिबेट चल पाएगी क्या? अगर ऐसे डिबेट नहीं चल सकती तो देश कैसे चलेगा? ये बहुत सिंपल बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। पर जिन लोगों ने संवैधानिक चीजों को तार-तार करने के ठान ली हो, वो अक्सर ये बात करते हैं। और जो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, भारत की ताकत को समझिए। जितना ट्रम्प आप लोग करते हैं, मुझे लगता है माय फ्रेंड ट्रम्प तो आपका होगा, क्योंकि भारत तो कोई बात मानता नहीं। भारत रशिया से पहले भी 10 लाख बैरल ले रहा था, और भारत रशिया से आज भी 10 लाख बैरल ले रहा है। भारत की एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन पहले भी थी और आज भी थी, और
ईरान जिसके लिए छाती पीट पीट के आप कह रहे थे कि ऐसा हम हर घर से खमेनी निकलेगा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत को अलाउ किया जाएगा और प्रोटेक्शन मिलेगा, ना यूएस को मिलेगा, ना इजराइल को मिलेगा, ना यूरोप को मिलेगा। तो जो भारत की ताकत है, वैश्विक ताकत है, उसको पहचानिए, प्रोपेगेंडा को बंद करिए। ठीक है, 30 सेकंड्स। ओके सर, अरुण साहब, टाइम अब बिल्कुल मैं खत्म होने की तरफ हूं। कपीश जी 30 सेकंड्स आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए, रमनीश जी फिर कौशिक साहब 30 सेकंड्स के बाद खत्म करूंगी। कपीश जी आपके साथ शुरू करें। देखिए पूर्णिमा जी, ये तो बहुत स्पष्ट हो चुका है कि हमारी विदेश नीति वर्तमान समय में निचले स्तर पर आ चुकी है और कोई ताक भारत की रह नहीं गई, क्योंकि चाहे विदेश नीति हो या ट्रंप के अधीन आकर के जिस तरीके से आपने ट्रेड किया वो सामने है। हम ये कह रहे हैं कि जिनके यहाँ हमारे फादरलैंड बता रहे थे, उन्होंने तो ये भी भनक नहीं दी थी कि आप आ रहे हो और इधर हम आपके जाते ही युद्ध छेड़ देंगे। बताया था क्या अपने फास्ट फ्रेंड को? और दूसरी बात, जब 126 बच्चे मार दिए गए तो मोदी साहब एक स्टेटमेंट देने के लिए बाहर क्यों नहीं आ पाए? ओके, 4-5 दिन बाद तो उनको शोक संदेश देने में लगा। और मैं एक बात और बता दूं हमारे कौशिक साहब को, कौशिक साहब ने ये कहा कि ईरान ने क्या हमारे खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया है? अरे उसने मुंह से नहीं दिया है कि कर्मों से दे दिया। रशिया और चीन का जहाज उसके उस दर्रे से निकलेगा, लेकिन भारत का नहीं निकलेगा। आपको जवाब नहीं मिला क्या? 30 सेकंड। सबसे ज्यादा ईरान से हम तेल सबसे सस्ते दाम में लेते थे। तो 57 देश, अगर इस्लामिक संगठन में 57 देश हैं, जिसमें 5 जो हैं वो क्रिश्चियन देश भी हैं उसके साथ, उसके बावजूद जब वो कश्मीर पे विरोध किए, ये सारे पाकिस्तान के साथ खड़े थे, तो ईरान हमारे साथ खड़ा था। आज उनका जहाजी बेड़ा जो हमारे के साथ 60 सालों तक आपने राजनयिक संबंध भी नहीं रखे थे, और इजराइल अस्तित्व में आए, इस बात के लिए आपकी सरकार तैयार भी नहीं थी। आपको तो इजराइल के अस्तित्व से भी समस्या थी, लेकिन करगिल के समय युद्ध देने वाला यही देश था साहब, यही आपको इंटेलिजेंस देने वाला देश था, यही इजराइल था। जल्दी से सर जवाब दीजिएगा। ओके ठीक है, अब कपीश जी जवाब लीजिएगा, मैं टाइम से बहुत ओवर जा चुकी हूँ, प्लीज जी सुन लीजिए। जो कुछ आज सोशल मीडिया का बाहर चल रहा है ना, उसमें मुझे लगता है कि विपक्ष फंस गया है। कोई कहीं से भी ट्वीट कर दे तो निश्चित तौर से आप मानिए उसी पे विपक्ष चर्चा करेगा। हकीकत में है क्या, इस पर विपक्ष जाना ही नहीं चाहता। केवल उसी पर, चाहे ट्रंप साहब कह दें, चाहे ईरान की तरफ से एक ऐसा है जहां भारत का टैंकर रोक दिया गया हो, ना आने दिया गया हो। एक एग्जाम्पल विपक्ष में बैठा हुआ कोई नेता हमको दे दे। लेकिन निश्चित तौर से मुझे मानिए कि भारत सरकार पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, और कूटनीतिक तरीके से जो हल निकलता है, विपक्ष की भूमिका बनती है कि उसमें सरकार का हाथ साथ दे। ठीक, रमनीश, मुझे लगता है ईरान के लिए अभी भी देखिए, अभी मुझे दिख गया कि किस तरह से कपीस जी छाती पीट रहे थे, लेकिन ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि ईरान हमेशा से हमें धोखा देता रहा है, लेकिन उसके उलट हम इजराइल, अभी हमने हालिया में चाहे एंटी मिसाइल की बात करें, चाहे ड्रोन की बात करें, चाहे मिसाइल की बात करें, उसका हमने प्रयोग किया ऑपरेशन सिंदूर में। और हमेशा से इस बात को मानना पड़ेगा कि जो आज हमारे साथ दुश्मन निभाता रहा, आज भी हम खास करके विपक्ष में देखते हैं कुछ ऐसे नेता जो हैं उसके तरफ से होकर के चले जाते हैं। चाहे हम बात करें ईरान की, चाहे बात करें हम बांग्लादेश की, चाहे बात करें हम आज पाकिस्तान की। तो कब तक इस तरह के चीजों को आप पाकिस्तानी परिस्थिति सोच, चाहे ईरान परिस्थिति सोच को निकाल दीजिए बाहर से, जो हमारे साथ देता है उसके साथ हमें जाना चाहिए। लेकिन सवाल उठाने के साथ साथ ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी भी ख्याल रखा जाना चाहिए, जब भारतीयों को सुरक्षित इन परिस्थितियों के बीच में लाया गया है, और सरकार उसके लिए भी अभी भी प्रतिबद्ध है।